मेरी अम्मी घर घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, सफाई करने के लिए जाती थी, मिर्ची कूटने के लिए जाती थी। तो बेचारी के पास प्यार करने के लिए टाइम ही नहीं था, सिर्फ ये था एक छड़ी थी, वो मार मार के स्कूल भेजती थी। जैसे मैंने शरद बाबू का पहला उपन्यास पढ़ा, नॉवेल, वो पढ़ने के बाद ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो ये फितरत रही मेरी तरक्की की एक वजह ये भी है, इफ़ यू कैन आई कैन। और अब इस उम्र में आकर मेरा स्लोगन है इफ़ आई कैन यू कैन। तो मैंने कहा कि मैं कार्टून बना सकता हूँ ईजीली, राइटिंग में इजीली कर सकता हूँ, शरद बाबू से टक्कर ले रहा हूँ, अच्छा। यहाँ वॉल्ट डिज्नी से टक्कर ले रहा हूँ। 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गोज डाउन द ड्रेन। जो दाऊद इब्राहिम का गुरु, वो मेरा क्लासमेट था। आदाब, आबिद सूरती साहब, आपका रेख्ता के स्टूडियो में दिली खैर मकदम है। आगे बढ़ने से पहले बस एक शेर है जो यूं ही मेरी ज़बान पर आ गया, बहुत मशहूर शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या बात। लेकिन ये शेर मैंने बहुत दफ़ा सुना है और पढ़ा है, लेकिन आज आपकी शख्सियत पर बिल्कुल पूरा उतरता है क्योंकि यकीनन आप बहुत ही मशहूर लेखक हैं, लिखने वाले हैं। गुजराती, हिंदी, अंग्रेज़ी में बहुत कुछ लिखा है। 80 किताबें हैं आपकी, जहाँ तक मुझे मालूम है। बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, डब्बू जी और बहादुर, आपके 2 कैरेक्टर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। और आप माहौलियात से भी बहुत करीब हैं और बहुत बहुत काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपके बारे में बताऊं, वो तो आपसे गुफ्तगू के बाद ही मुझे मालूम होगा कि इसके पीछे क्या असरार है, किस तरह से ये एक आदमी 10-20 शख्सियात के बराबर काम करता है। आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, टैगलाइंस हैं, तो मुझे एक बहुत दिलचस्प लगी, फर्श से अर्श तक, इसके पीछे क्या पोशीदा है? चूंकि मेरी परवरिश फुटपाथ पर हुई है, अच्छा, तो फर्श से और फुटपाथ से उभर कर यूएनओ तक नाम पहुंच गया, माशाल्लाह, वो अर्श तक। अर्श तक, वाह वाह। तो ये आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब सबसे पहले मैंने पढ़ा है कहीं और बहुत मुझे दिलचस्प लगा कि कार्टून से आपका ताल्लुक़ हुआ। कार्टून आपके पास नहीं थे, जिस तरह की आपकी ज़िंदगी थी उस ज़माने में, बचपन में, तो वो किस तरह से आपको इसका शौक़ पैदा हुआ कि कार्टून बनाए? दरअसल बचपन में घर के हालात बहुत बुरे थे जी, खाने के लाले थे। तो हम बच्चों ने, मैंने कहा फुटपाथ पर परवरिश हुई, तो फुटपाथ के जितने बच्चे थे हम सब कटोरा लेकर भीख मांगने निकलते थे। और तब बम्बई में ट्रेनें डॉक एरिया से निकलकर वीटी स्टेशन, जो आज शिवाजी महाराज टर्मिनल है, और उन ट्रेनों में 2nd वर्ल्ड वॉर के सैनिक रहते थे। ओह, अच्छा। जिसमें गोरे भी होते थे, काले भी होते थे, सब विदेशी सैनिक सब। और ये जो सैनिक निकलते थे तो उनकी ट्रेन जो है बहुत धीमी चलती थी, और हम लोग बच्चे दौड़ते थे, सर गिव अस $1, सर गिव अस सैंडविच, सर गिव अस, इस तरह भीख मांगते हुए। अच्छा। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई सैनिक कुछ पढ़ रहा था तो उसने फेंका किताब, वो कॉमिक था उसके हाथ में। जी 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 जी, कॉमिक फेंक दिया और सारे बच्चे टूट पड़े। हमने सोचा कि अंदर कुछ सैंडविच होगा या कुछ खाने पीने की, तो किसी के हाथ में 2 पन्ने आए, किसी के हाथ में 4 पन्ने आए, मेरे हाथ में 1 पन्ना आया और वो था वॉल्ट डिज्नी का। हाँ, ये मैं 6-7 साल 10 साल की नीचे की बात कर रहा हूँ। अब 1 पन्ना आया तो मैंने देखा और गौर से देखा, तो मुझे लगा ये तो मैं भी बना सकता हूँ। ये मेरी फितरत आज तक है। और देखिए, मुझे इंटरप्ट करना है कि आपने जो लिबास पहना हुआ है या वो आपका इश्क आज भी नुमायां है। जी, आप क्या फरमा रहे थे? हाँ, यही कह रहा था कि मतलब ये फितरत आज भी, जैसे मैंने शरद बाबू का पहला उपन्यास पढ़ा, नॉवेल जी, वो पढ़ने के बाद ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो ये फितरत रही मेरी तरक्की की एक वजह ये भी है कि अगर इफ़ यू कैन आई कैन।
और अब इस उम्र में आकर मेरा स्लोगन है, इफ आई कैन यू कैन। ये तो बड़े कमाल की बात है कि ये भी, मगर देखिए ये जो आपको वदीयत की थी अल्लाह की तरफ से ऊपर से कि आप में एक तख्लीकियत थी और फिर आपने उसका फ़ायदा कहीं से भी ज़रा सा भी आपको इसमें कहीं से एक इशारा मिला और आप उस तरफ चल दिए। आपने कितना नाम कमाया कार्टून बनाने में, और उसके लिए आपको कोई मदद मिली या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी? शुरुआत में जो डिज्नी का जो एक पेज मिला था वो मिकी माउस का था। जी जी। और जहाँ मुझे ये फीलिंग आई कि ये मैं भी कर सकता हूँ, तो घर आकर मैंने नकल करना शुरू कर दिया। तो करीबन 50 से ज़्यादा 70 व 80 तक एक मिकी माउस की 10-10 20-20 कॉपी। और मेरी समझ में वो गणित आ गया, मैथमेटिक के बनाने, कार्टून बनाने में क्या मेजरमेंट होते हैं, कैसे उसको डेवलप किया जाता है, ये सारा समझ में कितना मुश्किल था उस ज़माने में। अब तो इतनी टेक्निक्स बढ़ गई हैं और वो तब तो था ही नहीं ना, तब तो कॉमिक्स भी नहीं थे इंडिया के अंदर। कभी कोई सैनिक आता था या कोई विदेश की टूर से आता था तो वो एक आधे लेकर आता था, जो हम तक तो पहुंचता ही नहीं था, थैंक्स टू उस सैनिक को जिसने कॉमिक फेंका। तारीखी वाक़या है ये। तो ये जो आपका ये पहला इश्क जो था, तो इसके बाद आपने कैरेक्टर ढूंढे। अच्छा, लिखना कब से शुरू किया आपने? दूसरा आपका इश्क है लिखना। बेसिकली मैं चित्रकार हूँ। अच्छा। जे कॉलेज से मैं बाहर निकला हूँ सीख कर, वहाँ आर्ट सीख कर। तो एज ए पेंटर जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल था उस दौर में भी, आज भी मुश्किल है कि आज एक कैनवास खरीदना है तो 500 रुपये उसके जाते हैं, कलर्स खरीदना है। हाँ, तो वो बड़ा मुश्किल था ये सब। तो मैंने कहा कि मैं कार्टून बना सकता हूँ इजीली, राइटिंग में इजीली कर सकता हूँ, शरद बाबू से टक्कर ले रहा हूँ, यहाँ वॉल्ट डिज्नी से टक्कर ले रहा हूँ। तो मैंने कहा इससे पैसा पैदा किया जाए। तो ये दो धारे साथ चल रहे थे जो मिल गए। और तभी तब आपने ऐसे किरदार, क्योंकि जो लिखना था, जो समाज से सरोकार था आपका, तो आपने डब्बू जी लिखा और कितने उसके फ़ैन थे उस ज़माने में। कोई वाक़या उस ज़माने का मुझे बताइए। आज भी उतने ही है, जहाँ भी जाता हूँ तो कोई मुझे आबिद के नाम से नहीं जानता, अरे डब्बू जी आ गए। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने। अच्छा, उर्दू के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी। मैंने धर्मयुग के किसी इंटरव्यू में किसी एडिटर के देखा था, उन्होंने कहा था कि लोग कहने लगे धर्मयुग तो उर्दू रिसाला हो गया है। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सब लोग पहले उसको बाएं हाथ की तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं जैसे उर्दू लिखी जाती है, क्योंकि वो इतना पॉपुलर था कि लोग पहले वो पढ़ते थे डब्बू। वो लास्ट पेज पे छपता था, आखिरी पन्ने पर छपता था, तो मजबूरन उल्टा ही करना पड़ता। ये उसकी शोहरत का एक किस्सा है। अटल जी से मेरी मुलाकात हुई थी एक फंक्शन में, जब बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी और हमारे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने फ्लैट में, आवास में एक महफिल रखी थी, जमाया था, लोगों को इकट्ठा किया था और कोई प्रोग्राम होने वाला था। और उसमें सभी राइटरों को, निदा फाजली थे और जावेद थे, ऐसे इस कैटेगरी के सारे लोग थे। और उसमें थोड़े पॉलिटिशियन भी थे। जब बीजेपी के पास 2 सीटें थी, याद रहे पुराना। तो जब अटल जी एंटर हुए और मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती के पीछे ग्रुप में गपशप लड़ा रहे थे हम लोग, तो जैसे ही वो आए तो डॉक्टर भारती ने कहा आइए मैं आपका परिचय डब्बू जी से करवाता हूँ। तो वो चौंक गए, वो भी बहुत बड़े फैन। जो फैन सर्कल डब्बू जी का है उसमें ओशो है जी, वो भी पढ़ा था कि वो अपने प्रवचन के बीच में वो आप डब्बू जी के फरमुदात भी बताते थे जी। तो ये किस्सा, ये आइए मैं आपका परिचय डब्बू जी से करवाता हूँ। और मुझे इशारा किया, मैं वहाँ पहुँचा तो देखते रह गया, ऐसा लगा कि जैसे श्री राम उतर कर उनके सामने आ गए। ये फैन का जज्बा बता रहा हूँ। सही बात है। कितनी खुशी आपको उस वक्त महसूस हुई होगी। और फिर मेरा हाथ में लेकर ऐसा
करीबन 10 से 15 सेकंड तक हिलाते रहे और मुझे आज भी याद है वो इमेज, और उनकी टोन जो है हिलती रही। इतने चाहते थे, फिर गले मिला लिया और काफ़ी गपशप हुई। लेकिन ये जो इंसिडेंट जो है चाहने वालों का, जी। इसमें अमिताभ फैमिली भी है जी, डब्बू जी जी। और कहते हैं कि शाहरुख खान जो दूसरा आपका मशहूर और मारूफ कैरेक्टर था बहादुर, जो बच्चों के लिए जो उसमें पराग में निकलता था, वो तो शायद वो उनकी मेज पे शाहरुख के आज भी रखा है, वो उनका हीरो है, सुपर हीरो है। करेक्ट जी। तो वो तो बच्चों के जैसे सुपर, यानी कि वो पहला हिंदुस्तानी सुपर हीरो था, फर्स्ट इंडियन कॉमिक्स सुपर हीरो बहादुर। अच्छा, उसका एक कुत्ता था, बहादुर का एक कुत्ता था शायद जाफरान नाम का, ये मैंने कहीं वो सब बाद में हुआ अच्छा, था। कोई जरूरी उसके खास वो नहीं था, उससे कोई वो नहीं था। तो बहादुर तो बस एक मेन हीरो जो था बहादुर का जो कैरेक्टर, वो जो दौर जो था 70s में, अभी 47 में आज़ादी मिली थी। जी। तो एक मीटिंग जो बुजुर्ग लोग जो थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन लोगों ने ये सोचा कि आज़ादी मिले इतने साल हो गए और आज भी हम टार्जन छाप रहे हैं, यानी कि विदेश, आज भी हम फैंटम छाप रहे हैं, आज भी हम मैंड्रिक द मैजिशियन छाप रहे हैं। जी, तो इंडियन हमारा क्या कोई बनाने वाला है ही नहीं, क्रिएट करने वाला। जी। तो फिर सारी तलाश शुरू हुई। जी। तो तलाश में उन्हें कोई ऐसा चाहिए था शख्स कि जो चित्रकार भी हो, आर्टिस्ट भी हो और राइटर भी हो। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन मेरे में था। बहुत कमाल की चीज़ थी वो। मुझे फिर इनवाइट किया गया और मुझसे यही प्रपोजल रखा। मैंने कहा मुझे 1 महीना दीजिए जी रिसर्च करने के लिए, सोचने के लिए। तो मेरे जहन में उस दौर के हिसाब से, जैसे इस दौर में टेररिज्म बड़ा अहमियत रखता है, सारे बच्चे के माइंड में टेररिज्म घुसा हुआ है कि वो टेररिस्ट आएगा, ये करेगा। उस दौर में जो था वो डाकू मानसिंह आएगा, पुतली बाई आएगी, फिल्में भी बनती थी उस जमाने में, बहुत बनी फिल्में बनी। ये मुझे याद है, मुझे जीने दो भी उसी जमाने में आई थी। करेक्ट। जी। पुतली बाई जो थी उस दौर में, बाद में तो पार्लियामेंट में भी चली गया। तो ये सारे कैरेक्टर जो थे, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उतना ही बड़ा प्रॉब्लम जैसे आज टेररिज्म है, वैसा ये डाकुओं का था। तो फिर मैंने सॉल्यूशन निकाला कि डाकू जो है जी, एक डाकू का बेटा जो है उसको पुलिस वाले मोटिवेट करते हैं। पुलिस, हाँ, कि भाई तुम्हारे गांव में बोले कितने शख्स रहते हैं, कितने लोग, बस्ती कितनी है। तो उसने बताया कि 400, पुलिस ने, अपने मुखिया ने, कि 400 लोग। तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई वो जो डाकू आए थे वो तो सिर्फ 2 ही थे, आप लोग 400 थे, और 400 मिलकर 2 को कोई मर्द था ही नहीं आपके क्या पास। ये फिल्म शोले में बाद में कि कितने आदमी थे, शायद वहीं से लिया हो आपके कार्टून से उन्होंने। तो ये क्योंकि आपको समाजी सरोकार था, आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ पैगाम देना चाहते थे, तो वो बहादुर के जरिए दिया। बहादुर के जरिए ये दिया कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है अभी कम्युनिकेशन भी नहीं बिल्डअप कर पाई है। जैसे आज तो मॉडल मोबाइल से लगा दिया, फट से पहुंच गया मैसेज। तब डाकू आते थे तो अगर फ़ोन भी आप लगाते थे, बड़े मुश्किल से एक फ़ोन गांव में रहता था, एक फ़ोन पुलिस चौकी में जी, तो फ़ोन लगाएंगे और पुलिस आएगी, तब तक तो सुबह से शाम हो जाएगी। जी बिल्कुल। और डाकुओं को ये बड़ा एडवांटेज था टाइम का। तो जैसे हम फिल्म में देखते हैं ना, फिल्म के अंदर डाकू घोड़े पर दौड़ाए जा रहे हैं, वैसा नहीं था रियलिटी में। रियलिटी में जैसे पिकनिक पर जाते हैं कि चलो आज उस गांव को लूटना है, तो आराम से जाकर, जैसे ही मुखिया ने देखा कि भाई ये लोग आ रहे हैं, फौरन चारपाई बिछा देंगे, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम। क्या दिलचस्प चीज़ थी। अच्छा, तो जितने भी आपके ये बहादुर, ये डब्बू, इनकी किताबें छपी होंगी पूरी, अब है वो सब हिंदी में वॉल्यूम छपे, उसके एल्बम छपे होंगे यकीनन। और मैं समझती हूँ कि अब बच्चों को तोहफे में देनी चाहिए, आज के बच्चों को भी वो पढ़ना चाहिए। राइट, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहादुर के कॉमिक्स अवेलेबल नहीं है। ओहो, अच्छा। इसका भी एक छोटा सा किस्सा है जी, कि एक लड़की जो सैन फ्रांसिस्को में PhD कर रही थी, कॉमिक हीरोज ऑफ द वर्ल्ड,
आई सी। हाँ, ये तब की बात है जब मुझे पता ही नहीं था कि बहादुर जो है इंडिया फर्स्ट कॉमिक सुपर हीरो, उसको मालूम था। वो मेरा इंटरव्यू करने सैन फ्रांसिस्को से आई और उसने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि भाई ये तो मैंने बड़ा कमाल कर दिया है। आपके वाकई इतना ज़्यादा आपको तख्लीकियत अता की खुदा ने, और उसमें आप मगर बिल्कुल आप डाउन टू अर्थ हैं। आपने आपका प्रमोशन या अपनी शोहरत के लिए खुद नहीं करते कुछ भी, ये बड़ी गलती की। बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। तो इसके बाद आपने कार्टून बनाना छोड़ के आप शायद पेंटिंग की तरफ ज़्यादा राग़िब हुए, और बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई हैं। तो उसमें भी कोई ख़ास थीम या कोई पैगाम या वो आप देना चाहते थे, या जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर पेंटिंग्स में? जैसे मैं जो भी मैंने किया कुछ नया किया, कभी मैंने पुराना कुछ भी नहीं किया। तो पेंटिंग्स में मेरी हर एग्जीबिशन जो होती थी वो कुछ नई टेक्निक या नया कॉन्सेप्ट लेकर एग्जीबिशन में मैं रखता था। अच्छा। तो जैसे मैंने मिरर कोलाज, एक नई टेक्निक जो क्रिएट की, जो काफ़ी पॉपुलर हुई। अभी मैं सिंगापुर गया था तो वहाँ उन लोगों ने उसी टेक्निक में पूरा म्यूजियम बनाया है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी नकल की है, लेकिन एक थॉट जो है आज तक घूम रहा है चारों ओर। तो वो जो मिरर कोलाज जो था वो पहला शो किया 1969 में, पूरा सोल्ड आउट। दूसरा शो किया, उससे पहले मैं 5 फ्लॉप शो दे चुका था और कर्ज में डूबा हुआ था। तो पहला ही शो मिरर कोलाज के अंदर सुपर हिट हो गया तो पैसे आने, सारी पेंटिंग बिक गए। दूसरा किया, सारे पेंटिंग बिक गए। तीसरा किया, सारे पेंटिंग बिक गए तो मैंने बनाना बंद कर दिया। अच्छा। जैसे और चित्रकार जो है ना, जैसे हुसैन है कि जैसे घोड़ा बनाया, हाँ, तो उनका सिग्नेचर है। घोड़े पर बनाते 150 घोड़े बना डाले या 200 बना डाले। और कोई चित्रकार है वो इस तरह कोई थीम चल पड़ा, जैसे रवि वर्मा का खास स्टाइल है, और तो जेमिनी रॉय का। मैंने कभी ये नहीं किया। मैंने देखा कि या तो ये अगर मैं करता रहूँगा तो फिर मैं तो मशीन बन जाऊँगा, जेरोक्स मशीन जो निकलती जाती थी एक के बाद। जी, मतलब आपके अंदर कोई बेचैनी है अंदर जो आपको नई से नई राह की तरफ ले जाती है। लिखने में भी जैसे आपने बहुत तरह की चीज़ें लिखी, कई किताबों के नाम, जैसे एक ब्लैक बुक आपकी किताब है, काली किताब। वो तो बड़ी खतरनाक साबित हुई। खतरनाक इस माने में कि जैसे सलमान रश्दी ने सैतानिक वर्सेस लिखी थी। जी, राइट जी। वो कॉन्सेप्ट मेरा था। और ये काली किताब उससे 20-30 साल पहले छप चुकी थी। तो कईयों ने रिव्यू में लिखा कि इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्लैक बुक। अच्छा, लेकिन उसने गलती क्या की, उसका मकसद क्या था वो तो नहीं जानता हूँ। मेरा मकसद ये था कि ये जो अंध भक्त होते हैं हर मज़हब में, इस्लाम में भी होंगे, हिंदुइज्म में भी होंगे, क्रिश्चियनिटी में भी होंगे, उनको जगाना। सलमान रश्दी ने एक ही मज़हब को टारगेट किया। जी। उसके कंटेंट पर मैं वो नहीं जा रहा हूँ, एक अलग मौजू है जी। तो लेकिन मैंने सारे, मतलब हर मज़हब का जो पढ़ेगा उसे एक झटका तो लगेगा। कोई मुसलमान पढ़ेगा तो उसे भी झटका लगेगा, तो कंट्रोवर्सी में होगा वो। और एक और फिल्म, आपने तो फिल्मों में भी काम किया है, मतलब फिल्म दुनिया काम नहीं किया, मेरा मतलब है फिल्म दुनिया से भी ताल्लुक जुड़े रहे हैं और स्क्रिप्ट भी लिखे हैं कुछ फिल्मों के, थिएटर भी किया है। तो थिएटर तो मैं समझती हूँ कि आपके दिल के बहुत करीब होगा, क्योंकि उस तो बहुत ही सभी करीब है। सबसे करीब क्या है आपके दिल के? आपका कौन सा किरदार, कौन सा फन? ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। फुर्सत जैसे सोचने, पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, 100 बच्चे हो जाते थे। अब आप उनसे पूछेंगे कौन सा बच्चा। मैंने तो 10-20 आदमी कहा, लेकिन पता नहीं कितने आदमी, रोज़ एक नया आदमी जन्म लेता है। बहुत कमाल की बात है। और एक फिल्म के बारे में भी था कि अतिथि तुम कब जाओगे, वो मैंने भी देखी है। तो उसके बारे में भी ये था कि शायद किसी आपकी कहानी का तजर्बा था या क्या था? वो एक उपन्यास है मेरा, नॉवेल है, अतिथि। फिल्म का नाम अतिथि तुम कब जाओगे, उपन्यास का नाम है 72 साल का बच्चा।
अच्छा। और उसमें मैसेज ये है कि ज़िंदगी जो है 60 साल के बाद ही शुरू होती है। 60 साल तो हम जुड़े हुए रहते हैं, घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बीवी को ये करना है, वो सारे झमेले जो है वो ख़त्म हो गए। आप रिटायर हुए इसका मतलब ये नहीं है कि लेट जाओ जी। यहाँ से जिंदगी आप तो खैर कभी रिटायर होने का सवाल ही नहीं। अभी मैं आगे आऊँगी क्या क्या आप काम कर रहे हैं। आपने अपनी बीवी का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे जो लोग ऐसे होते हैं कि इनोवेटिव होते हैं, नए नए काम करते हैं, ज़्यादा दौलत की उनको चाह नहीं होती, होड़ नहीं होती, तो क्या आपको अपनी बेगम से, घर से इसमें पूरा ताउन मिला? बिल्कुल पूरा कोऑपरेशन मिला उसका, और अब तक मिलता रहा है। लेकिन इसकी बड़ी दिलचस्प बात ये है जी कि करीबन 2-3 साल पहले उसे ये एहसास हुआ, मेरे बच्चे जो है वो अलग अपना घर लेके बैठे हुए हैं जी, और हमको बुला रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ रहो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी आज़ादी रहे, स्वतंत्रता जैसे कहते हैं ना जी। तो ये बीवी जो है वो बेचारी बोर हो जाती थी। मैं तो लेके बैठ गया जी जी काम करने, लिखने या पेंटिंग करने, अब वो क्या करेगी। तो एक दिन मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैंने तय किया है, उसने बताया बीवी ने, कि मैं अपने बेटे के साथ रहूँगी, तो उसकी बहू है, बच्चे हैं, मैं वहाँ मुझे वो माहौल मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, खुशी खुशी जाइए आप। तो लेकिन फिर आपको सवेरे की चाय कौन पिलाएगा। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं हिंदू परिवार में पैदा नहीं हुआ। तो वो चौकी, क्या मतलब? मैं वो चौकी के इसका मतलब क्या? मैंने कहा कि वहाँ मुझे 7 जन्म तक छुटकारा नहीं मिलता है, मुझे इसी जन्म में मिल गया। हाँ, मजाक कर रहे होंगे ना। मजाक यकीनन यकीनन। तो और आपके बच्चों में से किसी ने आपका फन इनहेरिट किया है, उनको विरसे में दोनों मिला? बच्चे मोस्ट क्रिएटिव, अच्छा, मोस्ट क्रिएटिव दोनों। आज मेरा छोटा बेटा जो है वो तो स्क्रिप्ट राइटर में सुपरस्टार है। अच्छा, वो काहे के स्क्रिप्ट लिखते हैं? वो खुद भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, और बड़े बड़े ग्रुप में जो काम होता है तो उसमें 5-6 स्क्रिप्ट राइटर बैठ के काम करते हैं, और ये उसके ऊपर बैठता है। अच्छा अच्छा। तो टॉप पोजीशन पर वो होता है, और वो जिस ग्रुप में एंटर होता है, साल में एक फिल्म करता है वो, तो जिस फिल्म में जाता है, जिस फिल्म में वो गाइड करता है राइटरों को, जी जी, वो फिल्म को ऑस्कार तक ले जाता है। क्या बात है। तो आखिरी फिल्म उसने की, वो फिल्म नेशनल अवार्ड जीत कर आई। तो ये उसका एज ए जी स्क्रिप्ट गाइड। आपकी किताबें 80 हैं, और मैंने पढ़ा है कि 75 उसमें से नॉवल हैं। इज इट ट्रू? 50% नॉवल तो लिखना बहुत मुश्किल और वक्त तलब वो होता है जी। तो मुझे बहुत तजस्सुस है कि वो कोई ख़ास मौजू या किन मौजूआत पे आपने वो नॉवल लिखे हैं। एक तो आपके ये काली किताब की बात हो गई। मेरे लिटरेचर के 2 पहलू हैं जी। एक तो मैंने वो उसके लिए लिखे, रोजी रोटी के लिए, तो उसमें कोई आपको वो नहीं मिलेगा मास अपीलिंग नॉवेल जो होते, जैसे गुलशन नंदा लिखते थे। अच्छा। हाँ, उनको लिटरेचर से वो जुड़ नहीं पाया। हाँ हाँ। और मेरा ये था कि मैं लिटरेचर से भी जुड़ा हुआ था, और मैं चाहता था कि मैं वही लिखूं, लेकिन घर में राशन नहीं है, तो फिर आपने कहा एक थ्रिलर लिख दीजिए। अच्छा, तो मैंने लिख हाँ, तो ये भी बहुत बहुत आसान बात नहीं होती है। ये जैसे लोग लुक डाउन अपॉन करते हैं कि भाई ज़रा देखते हैं कारत से कि ये तो पॉपुलर अदब है, लेकिन बहरहाल पॉपुलर अदब बिकता है और बहुत अच्छा लोगों ने लिखा है वो। तो ये नॉवल आपके इस तरह से लिखे गए हैं। बच्चों के लिए भी आपने बहुत लिखा है। जी, नेशनल बुक ट्रस्ट, हाँ, उन्होंने तो इतनी रॉयल्टी मिल रही है वहाँ से जो आज तक किसी पब्लिशर से नहीं मिली, और इतनी बढ़िया प्रिंटिंग, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन जी, नेशनल बुक ट्रस्ट की तो कमाल है किताबों का। पूरी ऑनेस्टी जी डीलिंग में, गवर्नमेंट का है ना, तो सारा ऑफिशियल सब हो रहा है। राइट। और जगह अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर पब्लिशर जो होते हैं
वो आपको पता ही नहीं चलता उसने कितनी किताबें छापी, कितनी बेची और आपको कितने पैसे दिए। जी जी, मतलब पायरेटेड कॉपीज छपती रहती है। किताब का आपके नाम है, मेरे ख्याल में इस पर अवार्ड भी मिला है, बुद्ध क्यों मुस्कुराते। हाँ, ये तो मेरे दिल का विषय था। जी बताइए इसके बारे में कुछ मुझे। उसमें मैंने ये कोशिश की है कि इंसान जो है ना, हम कहते हैं भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये है, तो ये जहन में रख कर एक्सपेरिमेंट किया है इसमें कि एक कोई बच्चा है जिसका नाम अब्दुल है, मुसलमान है जी, वो देख रहा है टीवी, यहाँ से कहानी शुरू होती है जी। और मैं भूल गया। बुद्धा क्यों मुस्कुराया। चलिए मैं इसको ढूंढ के निकालेंगे, और हमारी रेख्ता की जो बच्चों की साइट है उसके ऊपर बहुत से ट्रांसलेशन भी हैं, और मैं चाहूँगी कि आपकी सारी किताबें जो हैं कहीं ना कहीं से हम ला के उसको उर्दू में करवाने की कोशिश करें। और बहुत ही तो ये इस किताब पे शायद अवार्ड भी मिला है आपको। ये मैं आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने अवार्ड दिए थे मुझे चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए। जी जी जी। और एक दिया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने भी दिया था आपको अवार्ड, और यूपी गुजरात गवर्नमेंट ने भी दिया था। उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान। जी, अवार्ड तो आपको बहुत कुछ मिलने थे, लेकिन ये कि सबसे बड़ी बात ये कि लोग अवार्ड लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद अपना दोहराते रहते हैं अपने आप को, मगर आप कभी अपने आप को दोहराते नहीं। अब आजकल आप क्या लिख रहे हैं? आजकल मैं लिख नहीं रहा हूँ, पानी बचा रहा हूँ। हाँ, अब हम उस टॉपिक को बचाए हुए थे, जो टॉपिक बचा रहा हूँ उसका ड्रॉप डेड। जी, ड्रॉप डेड आपका एक टैगलाइन है कि जो बहुत मशहूर हो रहा है। इससे पहले कि मैं ड्रॉप डेड की तरफ आऊँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि उस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि वो आजकल आप कर रहे हैं और हम लोगों तक पहुँचना चाहिए कि ये जो उर्दू में आपकी किताबें, आपने उर्दू पढ़ी है? जी जी बिल्कुल, स्कूल में पढ़ी थी। कौन सा स्कूल में आपने स्कूल पढ़ा? हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ा आसान है उर्दू। जी नहीं, जिस स्कूल में पढ़ते थे आप तब उर्दू पढ़ाई जाती थी बॉम्बे में ना? जहाँ तक मेरा ख्याल है उर्दू नहीं थी, क्योंकि हम गुजराती स्कूल में थे। आप गुजराती स्कूल में थे? तो अच्छा। गुजराती और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, ये दो थी। बाद में हिंदी एंटर हुई नेशनल लैंग्वेज, जो ज़रूरी था। तो आपकी किताबें मैंने देखा कि बहुत सी इलाकाई ज़बानों में जो है वो तर्जुमा हुए हैं। हमारी साइट पे मैंने कोशिश की ढूंढने की, रेख्ता में हमारे पास बच्चों का अदब भी बहुत है और सब अदब, बहुत सारी ई बुक्स हैं। सिर्फ आपकी एक किताब का ट्रांसलेशन, मेरे ख्याल में वो बच्चों के लिए लिखी हुई कहानियाँ हैं, उसका ट्रांसलेशन था। तो ये क्या वजह है कि ये उर्दू में नहीं हुई कहानियाँ आपकी, हम तक नहीं पहुँची? नहीं, कुछ है ही नहीं, पता नहीं ये किताब किसने छापी है जो आप जिसका जिक्र आप करें, तो मुझे भी पता नहीं। ये रेख्ता की साइट पर है। अच्छा। जी बताऊंगी आपको। हाँ, तो उर्दू में ये हालत है कि आपके यहाँ के नेशनल अवार्ड विनिंग साहित्य अकेडमी के अवार्ड जिन उर्दू राइटरों को मिले हैं उनको भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं छपवाने के लिए। ये हालत उर्दू ज़बान की है, यही हालत हमारी गुजराती ज़बान की है। अच्छा, सिर्फ हम ही नहीं और आज का ऐसे कई मराठी ज़बान, जो जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है उनकी हालत बहुत बुरी है। जी जी जी। मेरे साथ ये हुआ कि हमारे इलाके में एक मीम नाग करके, मीम नाग जी साहब का नाम था जी, उनका सरनेम नाग कुछ था आगे, और लिखते थे मीम नाग लिखते थे, बहुत मोस्ट क्रिएटिव राइटर। और उनकी किताबें भी कोई छापने को तैयार नहीं, उनके पास कई अपने उपन्यास तैयार थे, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस ये वो, और उनकी हालत गिरते गिरते इतनी गिरी। वो उर्दू के राइटर थे? उर्दू के राइटर थे, यस, मीम नाग। हाँ, उर्दू के राइटर थे, उर्दू अखबार में मुलाजिम थे। वहाँ से वो अखबार की बंद हुआ या जो कुछ हुआ, वो उन फुटपाथ पर आ गए और खाने के लाले पड़ गए उनके घर में। तो उन्होंने फिर मांगना शुरू किया, भैया कुछ थोड़ा बहुत कर्ज दे दो, ये कर दो। तो ढूंढते मेरे पास भी आए, मेरे भी दोस्त थे वो। तो मैंने कहा कि देखो, मैं किसी को कर्ज नहीं देता जी, किसी को डोनेशन भी नहीं देता, अनलेस कि मुझे लगा कि भाई कोई बहुत ही जेन्युइन केस है तब देता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि तुम कुछ भी मेरे लिए काम करो जाहिर है, और 1000 रुपया ले जाओ।
अपनी इज्जत नफ्स होती है इंसान की। कोई भी काम करो तो उन्होंने कहा कि मैं किताबें आपकी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अरे वाह। उर्दू में। अब मैं जानता हूँ कि उर्दू में किताबें वो ट्रांसलेट करेगा जो कहीं बिकने वाली नहीं है, कोई छापने वाला नहीं है, लेकिन एक वो था ना, जज्बा था कि भाई हेल्प करनी है, और ये उसूल भी था कि भाई मुफ्त में पैसे नहीं दूंगा। तो उसने एक के बाद हर महीने एक किताब ट्रांसलेट करता था, चाहे 25 पन्ने की हो चाहे 500 पन्ने की हो, महीने में कंप्लीट करके मुझे देता था और 1000 रुपये ले जाता था। किताबें भी और कहानियाँ भी, किताबें भी, उसको जो भी पसंद आता था मेरे हिंदी सेक्शन में, वो हिंदी भी जानते थे वो, तो वहाँ से वो चुन लेते थे। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मेरा उन्होंने पूरा ट्रांसलेट किया। अरे वाह। तो करीबन 8-10 साल से मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी 1-200 और मिल गया जिसने डिजिटल काम शुरू किया उर्दू में, तो मैंने कहा ले ये सारी डिजिटलाइज करते हैं, वैसे ही पड़ी हुई है तो ये सेफ तो हो जाएगा। ये तो डिजिटल ये है, मौजूद है, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको। जी बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं, मतलब मैंने अपलोड नहीं किया, आई कैन फॉरवर्ड इट। हाँ, क्योंकि ये इतना बड़ा ख़जाना है और छपने का तो सवाल ही नहीं उसका। फिर अरे इतनी अफसोसनाक बात है कि अब तक पहुंच गई होती आपकी सब कहानियाँ, क्योंकि उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पढ़ी जाती बल्कि और ममालिक में भी है, और सबकी पजीराई होती है। जितना जो आपका स्टेटस है, जो आपका मर्तबा है, तो आपका अदब तो पूरे दुनिया में फैलना चाहिए। तो अगर आप मुझे इस बात को सुन के अफसोस भी हुआ और वो खुशी भी हुई कि नाग साहब का सोच के कि उन्होंने की और आपने उनसे तर्जुमा कराई, तो ये किसी तरह अगर पब्लिश हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उसका नाम होना चाहिए ऊपर। बिल्कुल, मेरे तो दिल को ये बात लग गई है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में देखते हैं कि हम कम से कम हम तक पहुँचे वो कहानियाँ। तो वो ये तो अभी एक पब्लिशर आया ई बुक्स वाला जी, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उर्दू किताबें भी छापे। तो मेरी 2 किताबें जो मीम नाग ने ट्रांसलेट की है, एक तो सूफ़ी करके है, सूफ़ी द इनविजिबल मैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये सारे इंडिया की कई ज़बान में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद में इसके राइट्स पेंगुइन ने लिए। अच्छा। पेंगुइन ने छापी तो अंग्रेजी के अंदर, तो स्टेटस और बढ़ गया। जी। और अभी किसी लड़की ने वहाँ अमेरिका में ये सूफी किताब पढ़ी, मैं जानता नहीं कौन है क्या है, और उसने जो रिव्यू अमेज़न पर लिखा, अच्छा, तो $1 मिलियन रिव्यू। अगर किसी की जेब में मैं $1 मिलियन डालूंगा क्रिटिक्स के, तो वो भी नहीं लिखेगा ऐसा। इतना बढ़िया उसका रिस्पॉन्स बता रहा हूँ कि क्या। जी, ये आपकी साइट पे होगा ये रिव्यू सब। रिव्यूज हो गए जी, बहुत कमाल की ये इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। सूफी मिनिएचर, ये भी आपकी पेंटिंग में? करेक्ट। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था जी। तो मैं सोच रही थी सूफी मिनिएचर क्या है। मेरे वालिद जो थे वो सूफीज़म से जुड़े हुए थे जी, वो करीब सूफी ही बन गए थे वो। तो ये मेरे में मतलब जीन्स में, हाँ, एक सूफी तो आपके अंदर छुपा हुआ है। एक बच्चा है, एक सूफी जी। तो वो सूफी का जो कॉन्सेप्ट जो था वो मिनिएचर का था मेरे जहन में, सूफी मिनिएचर पेंटिंग। हाँ, तो कमाल है। और सारे जितने भी पेंटिंग मैंने सूफीज़म का फिर रिवाइज किया, मैंने स्टडी की कि क्या था सूफीज़म, ये सूफी लोग क्या कैसे करते थे जी, खुदा से कितने जुड़े हुए थे, जो भी था, मतलब जैसे सरमत था उसको क्यों शहीद ये कहानियाँ, ये चीज़ें। अच्छा। ये सारा सब स्टडी करने के बाद में ये सारे पेंटिंग बनाए थे मैंने, मिनिएचर पेंटिंग। और यहाँ दिल्ली में उसका शो दिल्ली में भी किया था। अच्छा। और कोई आपके थे कश्मीर से जो जुड़े हुए बड़े उस दौर के अंदर, नाम आजकल वो कुछ वायरस आ गया इधर तो कुरत कर खा रहा है। नहीं कोई ना जी। तो वो सूफी कश्मीर के कौन मिनिस्टर थे, बहुत बड़े मिनिस्टर थे कश्मीर, ये अपने इसके साथ थे, नेहरू के साथ। अच्छा। प्रिंस वहाँ के राजा के बेटे थे, नाम भूल रहा हूँ उसके, कश्मीर के राजा के बेटे मिनिस्टर कई साल तक रहे नेहरू जी के कांग्रेस के साथ में। वो जब आए एग्जीबिशन देखने, तो उन्होंने कहा कि अभी बेचना मत, मैं पूरी की पूरी आपकी जो है वहाँ पेरिस में बिकवा देता हूँ। तो वो गई वहाँ?
कोशिश की, वो खुद बेच नहीं पाए। तो अब कहीं कहीं वो कहाँ हम लोग अवेलेबल हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं उसको? मेरे पास कहीं कलेक्शन में कुछ हो गए तो मैं उसके ये फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको तो मतलब और पब्लिश होना चाहिए, क्योंकि तो बड़ी यूनिक चीज़ है। मतलब मिनिएचर पेंटिंग की बिल्कुल एक अलग जहत है। राइट जी, राइट। तो ये नया, मैंने कहा ना, हर एग्जीबिशन में कुछ नया देता था। तो ये सूफीज्म मैंने पूरा ब्रांड नहीं बनाया। बहुत बहुत न जाने क्या क्या काम आपने किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन जो अब आप कर रहे हैं, जिसमें आपका बिल्कुल तन मन धन सब लगा हुआ है, जो उसका टैगलाइन है कि ड्रॉप डेड, उससे मुताल्लिक कुछ बताइए मुझे। सेव एवरी ड्रॉप, सेव एवरी ड्रॉप, कैच लाइन, सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड। तो दो मानी है इसके। ड्रॉप डेड यानी कि अगर बूंदे भी खत्म हो गई, ड्रॉप डेड। और दूसरा मतलब ये है कि अगर पानी खत्म हो गया तो मरो, मतलब तुम मरोगे। ड्रॉप डेड, अंग्रेजी में ड्रॉप डेड इसे कहते हैं, मरो कहना है तो बोले ड्रॉप डेड। इस पे आपने यकीनन लिखा भी होगा, कहानियां भी लिखी होंगी, क्योंकि अक्सर लोग टेक्स्ट बुक में आ गई है एक कहानी, उस पर लिखी थी मैंने, ड्रॉप डेड पर। पानी को बचाने के लिए, बच्चों को मैसेज देने के लिए लिखी। देखिए, मैसेज के लिए तो बहुत सी किताबें हैं, लोग देते हैं, कहानियों में लिखते हैं, शायरी में करते हैं, माहौलियात के बारे में। लेकिन अमली तौर पर आप जिस तरह उसमें इन्वॉल्व हैं, वो कमाल की बात है। हाँ, ये सही बात आपकी है। वो आपने कहाँ से शुरू किया, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। नॉर्मली क्या होता है कि लोग भाषण देकर चलते बनते हैं बस, फिर बाद में कुछ नहीं होता है। मैंने ये सोचा कि हर कहीं भी जाओ तो लोग ये जिक्र कर रहे थे। एक दौर ऐसा आया था कि गंगा मैया को बचाना है। जी जी। तो मैंने शुरू किया, मुझे सिर्फ एक बूंद बचानी है। ये नयापन इससे शुरू हुआ। जी 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 जी। पानी बचाने वाले इंडिया के अंदर आज के दौर में मेरे हिसाब से सैकड़ों है, लेकिन कोई जानता नहीं। लेकिन ये बूंद का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ऐसा पिकअप हुआ। हम लोग, मैंने, अच्छा इसमें कोई खर्च भी नहीं है आपको, जैसे आप एनजीओ बनाते हो। जी, बहुत सारी एनजीओ है। हाँ, मेरा वन मैन एनजीओ है, यानी कि एक, हाँ, यानी कि एक शख्स, वन मैन आर्मी के कॉन्सेप्ट पर से। अच्छा जी। तो कोई भी एक शख्स चाहे तो चंद बूंदे तो बचा ही सकता है। हाँ, कतरा कतरा समंदर बनता है। बस। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो बड़ा अपील कर गया लोगों को। अच्छा। और धीरे धीरे फैलते फैलते, अब मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा। और इसकी वजह ये थी, मैंने जो शुरू करने की जो वजह जो थी, वो बचपन में मैंने बड़ी लड़ाइयाँ देखी थी। फुटपाथ पर रहते थे ना हम लोग, पानी की जो किल्लत जो थी, तो मार पीट, ये वो, बड़ी मुश्किल से एक बकेट पानी मिलता था। जी, फिल्मों में ये हमने सीन बहुत देखे हैं, मुंबई फिल्मों में। जी, तो कहीं मुझे भी देखा होगा। जी। तो ये किल्लत, मतलब बचपन पीछे चला गया। लेकिन ये तकलीफ जो थी, ये पीड़ा जिसे कहते हैं, वो भीतर के भीतर चलती रही। जी जी जी। और जब मैं किसी दोस्त के घर जाता था, आज भी जाता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे कान कुछ पकड़ लेते थे, कहीं ड्रिप ड्रिप की आवाज़ आ रही है। बहुत कोफ्त होती है। जी हाँ, ये एक सेंसिटिविटी बॉडी में आ गई थी कि किचन में पानी बह रहा है, बाथरूम में कहीं टपक रहा है, कहीं भी। तो मैं दोस्त से कहता था, यार इसको ठीक करवा ले यार, वो उसको नल को। वो कहता हाँ हो जाएगा। फिर 6 महीने के बाद दोबारा उसके घर गया तो वही टपक 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 आवाज़ कानों में लगनी शुरू हुई है। तो फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा कमीने, तेरे को कहा था कि रिपेयर करवा ले। तो वो भी ऐसा भड़क गया मेरे पर, आप कुछ जानते ही नहीं है, ड्रॉप लेके निकल पड़े हैं। आपको पता है ड्रॉप के लिए कोई प्लम्बर नहीं आता, और प्लम्बर से बहुत लोग दुखी होते हैं। 1000 कहानियाँ हैं उनको। और दूसरा उसने ये कहा, 2 बातें कही उसने। एक तो प्लम्बर की बात कही, दूसरी बात ये कही कि चंद बूंदे ही तो जा रही है ना, उसमें इतना सरफोड़ी क्यों कर रहा है, कि गंगा बहा रहे हैं हम लोग। तो ये लड़ाई झगड़े के अंदर ये इतनी 2 बात मेरे जहन में बैठ गई। फिर सोचना उस पर शुरू हुआ। इससे मुताल्लिक बहुत से पोस्टर भी आपकी वेबसाइट पर हैं। हाँ जी।
तो मुख्तलिफ कई बनाए, कई पोस्टर बनाए। अब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे पता चला, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा उस जिस पानी पर था, तो उससे मुझे पता चला, जो 2 जवाब मुझे देने थे उसको, तो ये पता चला कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गोज डाउन द ड्रेन। बताइए। तो यानी कि 1000 बोतलें पीने के पानी की कोई गटर में डाला, ये जैसा झटका लगा और साथ में उसका भी जवाब मिल गया। दूसरा प्लम्बर नहीं आते तो सीधा ही जवाब आया, यार मैं खुद प्लम्बर बन जाता हूँ, उसमें क्या है। तो जाके देखो, मेरा कहने मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ये नहीं था कि कोई मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने भीतर की आग बुझाना चाहता था। तो लेकिन आपके साथ लोग और शामिल हुए हैं इसमें? कई लोग शामिल हुए। आप किस तरह करते हैं इसको, कुछ बताइए। करने का तरीका जो मेरा है कि मैं और एक प्लम्बर, तो शुरुआत हमने दोनों, एक प्लम्बर को मैंने हायर कर लिया था और हम दोनों पहले तो परमिशन लेने जाते थे, किसी बिल्डिंग में जाना हो। वो यही मैं पूछ रही थी कि आपको रुकावटें भी आई होंगी कि भाई आप क्यों आ रहे हैं हमारे घर में, किसी के घर में घंटी क्यों बजा रहे हैं? ये भी है। तो पहले तो हम सेक्रेटरी की परमिशन लेकर जाते थे, सोसाइटी के सेक्रेटरी की, फिर हम परमिशन 99.9% मिल जाती थी। अच्छा। तो हम हमारा पोस्टर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लगा देते थे ताकि आने जाने वाले, पोस्टर यही रहता था अपना, जो ये मेरे स्टिकर पर जो है। अच्छा। ये आप देख रहे हैं, ये आप जगह जगह होना चाहिए इस पोस्टर पे। ये छोटा है, वो बड़ी साइज का रहता था। तो लोग आते जाते तो ड्रॉप डेड उनको हैमर होता रहेगा हफ्ते भर तक। शनिचर के रोज हम हमारा पैम्पलेट डाल देते थे हर घर में, तब लोगों को पता चलता कि अच्छा ये लोग कोई ये मतलब कोई मार्केटिंग वाले नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है इनका, ये सिर्फ समाज की सेवा करने आते। अब आपने जो कहा कि कुछ तकलीफ़ें भी आई होगी इसके अंदर, तो शुरू में यानी बहुत ही अर्लीस्ट 4-6 महीने में ये हुआ कि लोग, हम जब पहुंचते थे बिल्डिंग में, टॉप फ्लोर से शुरू करते थे, नॉकिंग करते, भाई आपके घर में कुछ लीकेज है। तो कुछ लोग तो बड़े प्यार से बात करते थे, लेकिन चंद लोग ऐसे थे जो मुंह पे दरवाज़ा मार देते थे। कमाल। हाँ। तो मैंने कहा भाई हमने पोस्टर लगाया है, ये आपको पैम्पलेट भेजा है ड्रॉप डेड फाउंडेशन का, ये फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर मेरी समझ में एक बात आई, इसका जवाब तो निकालना है ना। जो भी काम आप शुरू करेंगे तो रुकावटें तो आने ही वाली है, तो फिर रास्ता निकालना है उसका। तो सोचने पर पता चला कि जैसे हम घर घर में जाते हैं तो पहले बेल बजाते हैं, तो हमारा प्लम्बर बेल बजाता था, मैं तो उसके पीछे खड़ा रहता था। उसके बाद में घंटी में दरवाज़ा खुलता था तो सबसे पहले किसका चेहरा दिखता था? उसी का दिखता था क्लोजअप, ठीक है। और उसका चेहरा टेररिस्ट जैसा था, बिन लादेन। अच्छा, वो जो आपके साथ जाता था, हाँ, वो प्लम्बर का चेहरा। अच्छा। तो तब बिन लादेन का बड़ा खौफ था। तो फिर मैंने सोचा कि अब एक खूबसूरत लड़की को आगे रखना होगा। अच्छा। तो एक तो शादी से पहले ढूंढने निकला था, अब शादी के बाद ढूंढने निकला। अब वो लड़की जो है बेल बजाती है, मैं प्लम्बर को तो छिपा के रखता हूँ और उसके लड़की के पीछे मैं खड़ा रहता हूँ, वो बेल बजाती है तो फिर ज़रा सा दरवाज़ा खुलता है, शी गिव्स ए ब्रॉड स्माइल और खुल जा सिम सिम। अरे वाह। ऑल वॉलंटियर्स कोई है। तो फिर आप अभी सोसाइटीज़ में ही जाते हैं या मोहल्लों में, या मोहल्लों में जाके भी जो निचली वो जैसे झुग्गी झोपड़ी है, हाँ, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। झुग्गी झोपड़ी से मेरा मतलब है कि जो 2 फ्लोर की है, हाँ, चौल सिस्टम, वहाँ तो बेचारों का तो पानी ही नहीं होता है, चौल सिस्टम में ये है कि पानी आता ही नहीं है, जब आता है तो बड़ी वही मार पीट वाली वही हालत होती है।
और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। चौल सिस्टम जो है, तो एक चौल के सारे नल ठीक करने के लिए समझ लो कि 2 या 3 संडे को जाते हैं। बड़े 5 स्टार जो बिल्डिंगें होती है ना, उसमें तो 2-4 नल ही खराब होते हैं, तो 1 घंटे में पूरी बिल्डिंग को करके निकल गए। क्योंकि और जो सरकारी नल खुले रहते हैं, पानी भल भल बहता रहता है, वो तो मुझे बहुत परेशान करती हैं। और जब मैं कुछ कहती हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हें क्या परवाह है, क्यों पीछे पड़ी हुई है उसके। तो ये चीज़ें तो जाहिर हर सेंसिटिव, तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसको मेरे ख्याल में जब लोग ये सुनेंगे तो अपने अपने इलाकाई जगह पे अपने अपने मकामी तौर पर इन सब को करना चाहिए लोगों को। तो इसीलिए मैंने एक नया तरीका भी निकाला है। जैसे लोग धर्म का, मजहब का नेगेटिव यूज कर रहे हैं, मैंने कहा व्हाई नॉट मेक पॉजिटिव यूज। जी, पॉजिटिव यूज का जो रिजल्ट जो आता है वो नेगेटिव से भी बेटर आता है। अब वैसे जैसे ड्रॉप चल रहा था, उसके बाद में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में कोई घर में घुसने नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, क्या करें। तो फिर हम लोगों ने ये तरीका निकाला कि भाई हमारे कस्बे में जितनी भी टॉयलेट है उनके सारे नल ठीक कर दो, वहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, ये आपके दिमाग में, क्योंकि आपका वो जज्बा है कि जब कुछ करना है, कुछ पॉजिटिव करना है, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। बहुत ही दिलचस्प आपसे गुफ्तगू रही और दिल चाहता है कि जैसे आपके साथ निकल जाओ और ये सब कामों में शामिल हो। और उर्दू के हवाले से मैं बहुत इस बात से मतलब मेरे दिल को लग गई है कि किसी तरह आपकी सब चीज़ें उर्दू में आनी चाहिए और हमारी रेख्ता की वेबसाइट पर भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, इतने रोल आपने अदा किए, इतना काम किया, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी किस काम से मिली आपको? इस वक्त तो मुझे पानी बचाओ अभियान से मिल रही है। क्योंकि घर घर से लोग इतने प्यार, जो प्यार मुझे बचपन में नहीं मिला। क्योंकि मेरी अम्मी जो थी, जब मैंने कहा फुटपाथ की ज़िंदगी, मेरी अम्मी घर घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, सफाई करने के लिए जाती थी, मिर्ची कूटने के लिए जाती थी। तो बेचारी के पास प्यार करने के लिए टाइम ही नहीं था। सिर्फ ये था, एक छड़ी थी, मार मार के स्कूल भेजती थी। तो जो प्यार मुझे मिला वहाँ घर घर के अंदर, वो 1% जो सीनियर सिटीजन जो डरते थे बिन लादेन से, उनको छोड़ देते हैं। तो बाकी के घर के अंदर तो ये कि आइए, हमने रूह अफ़ज़ा की बोतल अभी खरीदी है, आप शरबत पी के जाइए। कोई कहते था चिकन हमारे घर में बनी है, कोई ये था, हम लोग कहते भाई ये आपके चेहरे पे जो रौनक है, नूर है, वो सब मोहब्बत का फैलाव है। मुझे ये कहना चाहिए। आबिद साहब, हम अब रेख्ता पर बच्चों की किताबें तो हमारे पास हैं ही, हम इसका एक अलग सेक्शन बनाना चाह रहे हैं और इसके बारे में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आपने बच्चों के लिए ज़ाहिर कॉमिक भी लिखे हैं और किताबें भी लिखी हैं, तो इस सिलसिले में हमें आप कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं कुछ। आप एक तो सबसे पहले ये कि आपकी सारी किताबें हमारे पास आ जानी चाहिए, और आपने जो बच्चों के लिए अदब लिखा है उसमें आपने किस किस मौजू को ज़्यादा लिया है? मकसद ये रहता है कि मैं जो लिखूं, अब पहले की बात और थी, जो रोज़ी रोटी के लिए लिख रहा था वो अलग है। ये अब मेरा, जब आप लिख रहे होंगे रोज़ी रोटी के लिए, बच्चों के लिए, तब भी आपने कुछ पैगाम दिया होगा। ये सिर्फ एक वो दरसी मिजाह भी होगा, उसमें दिलचस्प किस्से भी होंगे उसके अंदर, या ये सिर्फ कि जैसे अब होता है कि नहीं भाई बच्चों को ये कोई सबक आमोज कहानी सुनाओ या लिखो, तो उसमें आपने किस किस तरह लिखा है बच्चों के अदब में? बच्चों में जैसे मैंने एक गिजू भाई करके है, जी हमारे गुजराती में, जो गांधी जी के साथ थे। जी। और गांधी जी को उन्होंने एक सवाल किया था जी कि बापू, बोले आप आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी किसके लिए? 90% अंगूठा छाप के लिए आप लड़ रहे हैं। तो गांधी बड़े शार्प, उनका दिमाग था, वो समझ गए कि बंदा जो है क्या कहना चाहता है। जी। तो गांधी जी ने उनसे कहा, गिजू भाई से, कि आपको ये डंडे खाने की ज़रूरत नहीं है। जब जाइए धरना करना है तो मारपीट होती थी पुलिस वालों से, आप जाइए गांव गांव में जाकर एजुकेशन फैलाइए, यानी बच्चों के अंदर काम करने के लिए। तो उन्होंने जो सबसे पहला जो काम किया वो घर घर जाकर
जहाँ जहाँ बुढ़ियाएँ जिंदा थी 80 साल 90 साल की, उनके घर में जाते थे और बुढ़िया को बिठाते थे। माँ जी आप बताइए आपको कौन सी कहानी याद है? जी जी जी। तो जो कहानी परंपरा से चली आ रही थी वो सारी कहानियां उन्होंने इकट्ठा की। जी जी। लोक कहानियां कहो या जो कहो, कोई ईरानियन कहानी है, कोई पर्शियन कहानी है, कोई कहाँ की कहानी है, चाइना। हाँ, तो वो 10 कहानियों का कलेक्शन, जो कहानियाँ चली आ रही थी, जो मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी, तो मुझे लगा कि ये वक्त है कर्ज चुकाने का, गिजू भाई का कर्ज चुकाने का। मुझे कितना इंस्पायर किया है उन्होंने। और सारे गुजराती कौम के बच्चों को उसने इंस्पायर किया है। तो सारे भारत के बच्चों को, सारे भारत के बच्चे इंस्पायर हो, ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने 10 के सेट को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा, वो सब लोग कहानियाँ सारी 10 वॉल्यूम में सारी कहानियाँ गिजू भाई की। अच्छा, गिजू भाई कहानियाँ जो 10 वॉल्यूम थे, ये तो अलग अलग टॉपिक्स पर, मतलब अलग इलाकों के थे या? नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने सारी जो कहानी, जैसे कोई अमेरिकन कहानी है, कोई चाइनीज़ कहानी है, जो अरेबियन नाइट्स की कहानी है, तो उनको ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि लगता कि तो ये हमारी ही कहानी है। ये उनका कमाल था उनका। और छोटी छोटी कहानियाँ, बड़ी इंस्पायरिंग कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ जैसे हम आज कहते हैं। तो वो 10 का सेट मैंने हिंदी में किया और नेशनल बुक ट्रस्ट को दिया जी। मैंने कहा मेरा मकसद ये है कि ये हर जबान में जाए जी। अब वहाँ भी एडिटर जो थे बड़े समझदार थे जी, पंकज चतुर्वेदी करके, उन्होंने फौरन ही ले लिया पूरा सेट। बोले आबिद भाई डन। तो सरमाया था। हाँ, और अब तक जो पूरा सेट जो है पंजाबी में आ चुका है, वो उड़िया में आ चुका है, कई ज़बान में आ चुका है। मुझे वो साउथ की ज़बानें और ये और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वॉल्यूम, ये 10 का सेट उर्दू में क्यों नहीं आया, आप होना चाहिए। यकीनन हम लोग करेंगे और ये तो बहुत ही हम सबके दिल के करीब है। लेकिन आजकल बच्चे ज़्यादातर मल्टीमीडिया के बारे में आप जानते हैं, तो ये कहानियाँ अगर हम या और भी कोई बच्चों का अदब किसी और तरह, और अब कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ मस्बत रवैये, कुछ चीज़ें बच्चों तक पहुंचाना जाए तो चाहे तो क्या करें? क्योंकि आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, लिखने से भी जुड़े हुए हैं, फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, तो कोई आइडिया, कोई सजेशन? मार्केटिंग जो है ना जी, उसके लिए कोई एक सही आदमी आपको या महिला या लेडी मिल जाती है तो मिरेकल कर सकती है आपके साथ। मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरी कहानी जो सूफी द इनविजिबल मैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड पहले हिंदी में आई, ये ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। ये जो सूफी इनविजिबल मैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ये मेरी और एक माफिया की बायोग्राफी है। आज तक जितनी बायोग्राफी मार्केट में आई है, जैसे अबुल कलाम ने लिखी या नेहरू ने लिखी या जिसने लिखी, तो 1 मैन बायोग्राफी है। और ये दौर चल रहा है एक पर एक फ्री का, समझ में? तो मैंने 2 बायोग्राफी, उसकी भी माफिया की भी बायोग्राफी, मेरी भी बायोग्राफी। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। ये मैंने इसलिए चुना कि मेरे पीछे मेरे प्रकाशक पड़े हुए, आबिद भाई आप अपनी बायोग्राफी लिखिए, इस तरह पीछे पड़े हुए। तो अब मैं सोचता था मेरी बायोग्राफी में किसको दिलचस्पी है जी जी, कोई इंटरेस्टिंग बात वैसे राइटर की लाइफ में जो होता है वो मेरी लाइफ में हुआ। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि वो बंदा जो है, जो दाऊद इब्राहिम का गुरु, वो मेरा क्लासमेट था। अरे वाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, रोज़े रखता था, इस्लाम पर ऑथोरिटी था और माफिया था। एक कॉम्बिनेशन जो है ना, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन था। और मेरा क्लासमेट था, वो अलग बात है। तो थीम इसका ये है कि हम दोनों की ज़िंदगी फुटपाथ से शुरू हुई। ये बड़े उम्र के बच्चों के लिए होगा कि इसका ये तो नॉवेल है। अच्छा, नॉवेल है। और मतलब यहाँ क्या कहते हैं, उसकी भी ज़िंदगी फुटपाथ से शुरू हुई, मेरी भी फुटपाथ से शुरू हुई। वो जिस स्कूल में वो पढ़े उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा, जिस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ते थे उस मस्जिद में मैंने भी नमाज़ पढ़ी। फिर ये क्या हुआ कि अल्लाह मियाँ कहो या जो कहो, उसको उस तरफ ले गए और मुझे इस तरफ ले गए। जी जी, दिस इज़ द थीम ऑफ दैट बुक। तो अब आप जो नए लोग लिखने वाले हैं, तो उनको अगर आप कोई पैगाम देना चाहें कि बच्चों के लिए क्या लिखा जाए, किस तरह से वो इफ़ेक्टिव हो सकता है?
तो कुछ हमें बताइए। कुछ बातें जो मेरे उसूल जो है कि भी मेरी किताबों में कहीं मजहब ना आए नेगेटिव सेंस में। दूसरा, प्रचार का कॉन्सेप्ट ना आए कि भी हम बच्चों के दिमाग में क्या डालना चाहते हैं, वो प्रचार की बातें हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है कि किताब है, बच्चों की किताब है जी, और उसकी बॉर्डर उन लोगों ने ऑरेंज लगाना शुरू कर दिया है। तो ये प्रचार, ये इसको बच्चों के दिमाग में आप कुछ चीज़ घुसाना चाहते हैं, तो इस तरह का इनडायरेक्ट प्रचार भी ना हो। एक तो रिटर्न प्रचार होता है। जी जी जी। तो ये सारी बातें, और कुछ ऐसी बात हो कि जो बच्चों की ज़िंदगी को नई राह दिखाए। हाँ, मतलब इतना एक्सप्लिसिट नहीं कोई, बिल्कुल कि जैसे हम ये पैगाम दे रहे हैं छुपा हुआ, जिस तरीके से छुपा हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज पहुंच जाए उसको। मैंने कहीं पढ़ा था, आप शायरी भी करते ही होंगे, और एक कोई आपकी तंजिया नज़्म है, गज़ल भी कही है आपने, कि जिसमें अंग्रेज़ी अल्फाज भी हैं। मुझे याद नहीं याद होगी, काश वो आपको याद होती। तो शायरी आपने बिल्कुल नहीं की कभी। वैसे ही निदा फाजली मेरे पड़ोसी थे ना। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने आपको ही देख के कहा होगा ये शेर के 10-20 आदमी उनका मशहूर शेर है। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत दिलचस्प आपसे गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया। बहुत